डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको 12th क्लास हिंदी का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ा रहे हैं। कुल 13 पाठ में से करीब 9 पाठ के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। आज जो भी अध्याय बचे हैं उन अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के साथ आपका पूरा हिंदी का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वह VVI क्वेश्चन सब कंप्लीट हो जाएगा और सारे वीडियो हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे आज के बाद। और कुछ दिन बाद आपको जो भी हम प्रश्न पढ़ाए हैं उसका नोट्स भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल YouTube चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। हम आपको कमेंट बॉक्स में अपने YouTube चैनल का लिंक दे देते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप सबके जरिए हम तक पहुंच सकते हैं। और भी डिजिटल सुविधा हम आपको बहुत जल्द उपलब्ध कराने वाले हैं, जिसकी सूचना हम समय के साथ आपको देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। पहला प्रश्न हमने आपके लिए चुना है, पुंडलिक जी कौन थे? ये शिक्षा चैप्टर का प्रश्न है। पुंडलिक जी कौन थे? तो गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा देने के लिए पुंडलिक जी को बुलाया था। वे एक निर्भीक शिक्षक थे। एमन साहब के घोड़े की लगाम पकड़कर स्वागत करने पुंडलिक जी नहीं निकले, उन्होंने अंग्रेजों को ही अंदर बुलवाया। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता और वही निर्भीकता उन्होंने गांव वालों को दी। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता साबित हुआ। इस प्रश्न का उत्तर एक बार और सुनिए। हमारा प्रयास है कि इस लाइव क्लास में ही हम आपको कुछ याद करवा दें। तो प्रश्न आपके सामने है कि पुंडलिक जी कौन थे? तो आप देंगे कि पुंडलिक जी गांधी जी के अनुयायी थे। वे एक निर्भीक शिक्षक थे। गांधी जी ने चंपारण में उनको शिक्षा देने के लिए शिक्षक के रूप में बुलाया था। वहां अंग्रेजों ने परंपरा बनाई थी कि अंग्रेजी साहब के घोड़े की लगाम पकड़कर लोग उसका स्वागत करते थे, लेकिन पुंडलिक जी ने निर्भीकता का परिचय देते हुए ऐसा नहीं किया और खुद तो निर्भीक बने ही, निर्भीक रहे ही, चंपारण के लोगों को भी निर्भीक बना दिया। और यही निर्भीकता जो है चंपारण में जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ और किसानों को नीलहे कोठी के अंग्रेजों से और नील की खेती से जो मुक्ति मिली, यह सबसे बड़ा मूल मंत्र बना। एक प्रश्न लेते हैं कि ये जीवन क्या है? तो जीवन बड़ा ही अद्भुत, असीम और अगाध है। जिंदगी क्या है इसकी परिभाषा देना तो बड़ा कठिन है। हर विद्वान ने अपने अपने ढंग से जीवन को परिभाषित किया है। जीवन की परिभाषा आप भी अगर थोड़ा सा चिंतन की दुनिया में, चिंतन की गहराइयों में जाएंगे तो इसका उत्तर आपको भी कुछ न कुछ मिलेगा। जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक खेल है, जीवन एक झरना है, जीवन एक नाटक है। कई इसके उत्तर, एक प्रश्न के अनेकों उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हमको आपके कोर्स के दायरे में बंद कर बताना है कि ये जीवन क्या है। तो जीवन अद्भुत
खेल है, यह असीम भी है और अगाध भी है और अनंत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली पेड़, ये आसमान, ये सितारे, ये नदियां, सब हमारा जीवन है। जीवन दीन भी है, जीवन अमीर भी है। जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान भी है, जीवन धर्म भी है। जीवन मन की प्रक्षण वस्तुएं हैं, ईर्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं। तो ये दूसरा प्रश्न आपका और उसका उत्तर हुआ। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार बोर्ड की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। डायरी क्या है? डायरी क्या है? तो डायरी लेखन आपका जैसे डायरी पाठ ही है, वो लेखक हैं आपके हंसते हुए मेरा अकेलापन मलय जी, उसी पाठ पर आधारित जो है यह प्रश्न आपको है। तो डायरी लेखन नून तेल मसाला लिखी जाने वाली डायरी नहीं होती है। एक बात को ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग लिखते हैं कि 100 रुपये का सब्जी लाए, 20 रुपये का नमक खरीदे, ये 40 रुपये का चीनी खरीदे। ये हिसाब लिखना डायरी लेखन नहीं है, ये डायरी नहीं है। डायरी वो चीज होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों को, अपने जीवन के मौलिक विचारों को, अपने जिंदगी के अनुभवों को जो है एक शब्दों में लिखने का प्रयास करता है। यह काफी मूल्यवान वस्तु है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसके एक एक अक्षर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति की डायरी का थोड़ा सा अंश, जिसने अपने डायरी में लिखा था कि ये मत सोचो कि जमाने ने तुम्हें क्या दिया, हमेशा ये सोचो कि जमाने को तूने क्या दिया। ये 2 लाइन लिख देना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको जिंदगी में उतार लेने के बाद कोई भी व्यक्ति इसको अपना ले तो वह निश्चित रूप से परोपकारी हो जाएगा और वह स्वार्थी तो हो ही नहीं सकता है और किसी के साथ उसका मधुर संबंध ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो ये सोच रखता है कि ये मत सोचो कि लोगों ने तुम्हें क्या दिया, तुम्हें लोग कहते हैं ना कि इतना करके मुझे रिटर्न में क्या मिला, वो रिटर्निंग की बातें नहीं करता है, कुछ नहीं कहता है। वो एक ही कहता है कि मैं दुनिया में आया हूं तो कुछ दुनिया को देकर जाऊं। वो अपने को एक ऐसा दिया समझता है जो बुझने के पहले एक दूसरे दिया को जला देना अपना धर्म मानता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर समाज में शिक्षक बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई भी नेता बन जाए, तो इस विचारधारा को अपनाने वाला व्यक्ति समाज के लिए एक मूल्यवान रत्न साबित होगा। तो उसी तरह से डायरी जो है काफी अहम चीजें होती है। हाँ, आप समय की डायरी जरूर बना सकते हैं कि आपको जिंदगी में जो भी वक्त मिला, हर व्यक्ति के लिए 24 घंटे का ही दिन रात होता है। बहुत कम समय में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, आपने उतना ही समय पाकर जीवन में क्या किया, इसका लेखा जोखा तो आपको रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न लेते हैं, रचना और दस्तावेज में क्या अंतर है? तो लेखक जो कुछ लिखता है वह सब की सब रचना नहीं होती है। जितना कुछ लेखक भोगता है उस सब में रचना के बीज नहीं होते हैं। उस भोगे हुए अनुभव का कोई अंश
आगे रचना में नहीं चलता है। जो आगे चले, लेखों को भी साथ ले चले, चाहे एक संभावना में हो, वही रचना होता है। यानी रचना एक ऐसा विचार होता है, एक ऐसा लेख होता है जिसमें जीवन को साथ चलाने की क्षमता होती है। और दस्तावेज जो है वो एक कच्चा माल है। रचना में भविष्य झांकता हुआ दिखाई पड़ता है, दस्तावेज अतीत होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिरिच क्या है? ये प्रश्न तिरिच पाठ से ही लिया गया है। आप पूरे पाठ का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए और वहाँ तिरिच पाठ हमने पढ़ाया है, उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल का लिंक और सर्चिंग वर्ड दोनों अभी कमेंट बॉक्स में आपको नज़र आएगा। आप कमेंट बॉक्स के जरिए देखिए, मैं बता भी देता हूँ। दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। तो ये काफ़ी अहम प्रश्न है, तिरिच क्या है? तो वैसे तो शाब्दिक रूप में तिरिच एक जहरीला जानवर का नाम है, एक विषैला जानवर का नाम है जो छिपकली जैसा शक्ल वाला होता है, जिसको लोग विषखापर भी कहते हैं। एक बार जान लीजिए, ये इतना विषैला होता है कि काला नाग से 100 गुना, एक काला नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर इसमें होता है। जबकि सबसे खतरनाक जो सांप होता है जहरीला, उसको काला नाग या नागिन कहते हैं, और उससे 100 गुना ज़्यादा जहरीला ये तिरिच होता है। और तिरिच नज़र मिलते ही दौड़ता है, और किसी व्यक्ति के आँख से आँख मिल गई तिरिच की तो व्यक्ति भाग नहीं पाता है। ऐसी इसमें इसके आँखों में आकर्षण शक्ति होती है कि वह व्यक्ति बिल्कुल वहाँ पर जड़ की तरह खड़ा हो जाएगा, और धीरे धीरे यह तिरिच जो है उस व्यक्ति के पास पहुँच जाता है और उसको अपना शिकार बना लेता है, और उसका दंश जो है उससे किसी व्यक्ति का बचना मुश्किल होता है। लेकिन इस कहानी में तिरिच जो है एक प्रतीक है। ये प्रतीकात्मक शब्द है हमारे समाज की विसंगतियों की, जिसका दंश हमारा समाज आज भी झेल रहा है। वह दंश है मानवीय व्यवहार। शहर के लोग, नगर के लोग जो एक भोले भाले ग्रामीण लोगों का तिरस्कार करते हैं, या अपने को सब समझने वाले लोग जो किसी का तिरस्कार करते हैं, ये तिरस्कार ही एक तिरिच का प्रतीक है। मानव दूसरे मानव को जो है अपने से हीन समझता है। ये सामाजिक विषमता, सामाजिक अन्याय, सामाजिक शोषण, ये सब तिरिच जैसा है। ये प्रतीकात्मक शब्द यहाँ दिया गया है कि जिस तरह से तिरिच के जहर से बचना मुश्किल होता है, उसी तरह से इन विसंगतियों, इन दुर्गुणों के जहर से भी समाज का बचना काफ़ी मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करते हैं। वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा का क्या अर्थ है और इसके क्या कार्य हैं? इस प्रश्न को काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मान के आप चलेंगे। शिक्षा का कार्य है वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। यानी कि शिक्षा जो है वह एक ऐसी कला है जो हमें जीवन की प्रक्रिया को समझने में सहायता करती है, जिंदगी जीने की कला सिखाती है। अगर शिक्षा न रहे
तो हमारे जीवन की बहुत सी चीज़ें जो है अधूरी रह जाएंगी। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि जिसकी बदौलत हम लोग किसी बड़े पोस्ट पर पहुंच जाए और कुछ रुपया कमा लें। यानी कि शिक्षा धन उगाही का, पैसा कमाने का सिर्फ माध्यम नहीं है। कहने का मतलब कि शिक्षा के द्वारा भी आप पैसा कमाते हैं, कमा सकते हैं, कमाना भी चाहिए। लेकिन बहुत से अशिक्षित लोग भी हमारे समाज में हैं जो एक शिक्षित लोग से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति के व्यवहार में और एक अशिक्षित व्यक्ति के व्यवहार में फर्क होता है। तो वही यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि शिक्षा जो है एक कला है जो मनुष्य को जो है जिंदगी जीने की प्रक्रिया से अवगत कराती है। शिक्षा का प्रमुख कार्य है वह उस मेघा का उद्घाटन करे जिससे हम जीवन की समस्त समस्याओं का हल खोज सकें। शिक्षा हमें जिंदगी की समस्याओं का समाधान खोजने का रास्ता दिखाती है, हमें सत्य और वास्तविकता की खोज करने में सक्षम बनाती है, हमें भय रहित बनाती है। भय रहने पर मेघा विकसित नहीं हो पाती है। शिक्षा का कार्य है वह आंतरिक और बाह्य भय का उपछेदन करे। इस प्रश्न का उत्तर आप एक बार और सुन लीजिए ताकि आपको परीक्षा में लिखना होगा। अब हम केवल जो लिखना होगा उतना ही भर बात आपको समझा रहे हैं। तो शिक्षा क्या है? तो शिक्षा जो है एक ऐसी कला है जो हमें जिंदगी जीने की तरकीब सिखाती है, जीवन की समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने का हमें रास्ता दिखाती है, हमें सत्य असत्य, उचित अनुचित का ज्ञान कराती है। शिक्षा हमें निर्भीक और साहसी बनाती है। आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न लेते हैं आपके लिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर चलते हैं। लेखक की भाभी क्या कहती है और उनके कथन का महत्व समझाई। ये जूठन कहानी से लिया गया प्रश्न है। लेखक की भाभी क्या कहती है, उनके कथन का महत्व बतलाएं। तो लेखक जब पैसे के लिए बैल की खाल उघाड़ने के लिए अपने चाचा के साथ जाता है, उसका चाचा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है और लेखक खून से लथपथ हाँफता हुआ घर पहुंचता है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो उस हालत को देखकर लेखक की भाभी जो है वो रोने लगती है और लेखक की माँ से कहती है कि कम से कम इनको इस नर्क में मत घसीटिए चंद पैसों की खातिर। हम लोग जिंदगी किसी तरह से जी लेंगे, इनको कम से कम पढ़ने लिखने दीजिए। और भाभी पूरे परिवार को इस बात के लिए राजी करा लेती है कि आज के बाद लेखक से ऐसा काम नहीं कराया जाएगा। और उसका नतीजा निकलता है कि लेखक एक बड़ा आदमी बनता है, एक बड़े पोस्ट पर पहुंचता है, एक बहुत बड़ा अधिकारी बनता है और एक अच्छा साहित्यकार भी बनता है और एक समाज में दबे कुचले लोगों के लिए आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है और कई लोगों को जो है इस तरह की घिनौनी जिंदगी से मुक्ति दिलाता है। एक प्रश्न है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? तो आप जानते हैं कि चंपारण में नीलहे गोरे किसानों का शोषण और उन पर बहुत तरह के अत्याचार करते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण पर भी पहुंच सकता था, इसलिए अंग्रेज गंगा पर पुल नहीं बनाए ताकि दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आ सके।
क्योंकि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों के बीच में आवागमन में सबसे अगर कोई बाधक है तो है गंगा नदी। तो अंग्रेज इस बात को जानते थे और दक्षिण बिहार में पहले विद्रोह की ज्वाला भड़की थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेज सोचते थे कि अगर दक्षिण और उत्तर बिहार के लोग आपस में आवागमन से जुड़ जाएंगे तो हमारे खिलाफ जो विद्रोह होगा वह ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए वे लोग गंगा पर पुल नहीं बनाए ताकि लोगों का मेल मिलाप न हो सके। यानी कि अपने साम्राज्यवादी नीति के कारण अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। एक प्रश्न है, डायरी लिखना क्यों मुश्किल है? तो डायरी में लेखक को स्वयं के बारे में लिखना होता है। वहाँ पर अपनी गलती भी लिखनी पड़ती है, अपनी सही बात भी लिखनी पड़ती है, उसको तटस्थ होना पड़ता है। वह झूठ नहीं लिख सकता है, यथार्थ लिखता है। और आदमी की यह कमजोरी होती है कि वह अपनी अवगुणों को छिपाता है और गुणों को आगे बढ़ाता है। इसलिए लेखक जो है वह डायरी लिखना एक मुश्किल काम मानता है। एक प्रश्न है कि क्या जूठन शीर्षक सार्थक है? और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा है, आप बने रहिए। कल से इस क्लास का टाइम हम बदल रहे हैं और इस क्लास लाइव क्लास को अब हम 2 बजे दिन में करेंगे। मेरे इस लेक्चर को आप हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर पुनः देख पाएंगे। तो आइए अंतिम प्रश्न हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। क्या जूठन शीर्षक सार्थक है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित एक तरह से उनकी आत्मकथा है। नायक लेखक को जूठन खाकर पेट भरना पड़ता था। यह व्यंग्यात्मक शीर्षक है, अतः यह अत्यंत सार्थक लगता है। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसको पुनः आप हमारे YouTube चैनल पर देख पाएंगे, जिसका नाम है दुर्गा ट्यूटोरियल। हमारे YouTube चैनल का उसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। आप हमारे क्लास में शामिल हुए, हम आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फिर कल 2 बजे फेसबुक लाइव में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।